साक्ष्य अधिनियम में LLB 6 सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जिस पोर्शन पे हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन 120 के बेयर प्रोविजन को जरा देखा जाए। सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही के उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। अब यहाँ सक्षमता पति और पत्नी के संबंधों के संदर्भ में बताई गई है कि धारा 120 के अनुसार सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें सक्षम साक्षी तो पति और पत्नी दोनों को जो है सिविल कार्यवाही में जो सिविल केसेस होते हैं उनमें पति और पत्नी को सक्षम साक्षी माना जा रहा है। साथ ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही यानी क्रिमिनल केस की कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी माना जाएगा। यानी सिविल और दांडिक दोनों कार्यवाहियों में पति और पत्नी को सक्षम साक्षी धारा 120 के अनुसार माना गया है। ये आपकी धारा 120 जो पति और पत्नी को सक्षम साक्षी मानता है वो सिविल और दांडिक दोनों कार्यवाहियों में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं हम। विशेषाधिकृत संसूचनाएं ऐसी सूचनाएं जो विशेषाधिकृत हों, जिन पर विशेष अधिकार हो या विशेष रूप से हों, ऐसी संसूचनाओं के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो विशेषाधिकृत संसूचनाएं कौन कौन सी होती हैं जिन पर साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। तो आइए विशेषाधिकृत संसूचनाओं पर पहली बात करते हैं। धारा 122 बेयर प्रोविजन के अनुसार विवाहित स्थिति के दौरान दी गई संसूचना को
करने के लिए विवाह के पक्षकारों को विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं किया जाएगा, लेकिन विवाहित व्यक्तियों के बीच के विवाद में संसूचना प्रकट करने की अनुज्ञा होगी। अब विशेषाधिकृत संसूचनाएं यहाँ पति और पत्नी से संबंधित हैं कि वैवाहिक स्थिति के दौरान अगर कोई संसूचना पति या पत्नी ने एक दूसरे को दी है तो उसको प्रकट नहीं किया जाएगा, या प्रकट करने के लिए कोई भी उन्हें बाध्य नहीं कर सकता है, विवश नहीं कर सकता है। अगर कोई विवाहित स्थिति के दौरान चाहे पति ने सूचना दी हो या पत्नी ने सूचना दी हो, अगर कोई सूचना दी गई है तो उसे प्रकट करने के लिए किसी के भी द्वारा उन्हें विवश नहीं किया जा सकता है। ये विशेषाधिकृत संसूचना के तहत आता है। दो पक्षकार जिनका आपस में विवाह हुआ है, पति पत्नी के तौर पर हैं, अगर उनमें से एक दूसरे को कोई भी अपनी बात बताता है तो उस बात को कहने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी विधि उन्हें विवश नहीं कर सकती है। लेकिन अब अगर इन्हीं विवाहित व्यक्तियों के बीच में, यानी इन्हीं पति और पत्नी के बीच में कोई स्वयं का वाद हो, इनके बीच का ही कोई वाद हो, इनके बीच का ही कोई विवाद हो, तो उस समय संसूचना प्रकट करने की अनुज्ञा होगी। उस समय संसूचना ये आपस में प्रकट कर सकते हैं। मतलब अगर इनके आपसी विवाद है कोई, इनके स्वयं के पति और पत्नी के बीच में, तो कोई संसूचना है जो विवाद से संबंधित है, तो उस संसूचना को प्रकट किया जा सकता है। लेकिन किसी अन्य पक्षकार की स्थिति में अगर पति और पत्नी के बीच की विवाद आता है, कुछ बातें हैं जो उससे संबंधित हैं, उस केस से संबंधित हैं, तो उन्हें विवश नहीं किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति के मुकदमे में पति पत्नी से संबंधित कोई वाद, कोई उनकी बातचीत है या कोई ऐसी सूचना है, तो वो किसी तीसरे पक्ष द्वारा जो है उन्हें प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर यही विवाद पति पत्नी के बीच में हो तो वो संसूचना प्रकट करने की उनको अनुज्ञा होगी या वो प्रकट कर सकते हैं। तो ये विशेषाधिकृत संसूचनाएं, ये इसका आप समझ सकते हैं परंतु है। यहाँ पर विवाहित व्यक्तियों के बीच की अगर विवाद हो उनमें, तो वहां पर ये संसूचना प्रकट कर सकते हैं, बाकी स्थिति में प्रकट नहीं की जा सकती है। तो विशेषाधिकृत संसूचना का पहला जो पोर्शन था, पहला पार्ट था 122, वो ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं विशेषाधिकृत संसूचनाओं में। एक केस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1954 सुप्रीम
कोड 704। इस केस में राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई पत्नी यह साक्ष्य दे सकती है कि उसके पति ने किसी विशेष अवसर पर क्या कार्य किया था। कोई पत्नी यह साक्ष्य दे सकती है कि उसके पति ने किसी विशेष अवसर पर क्या कार्य किया था। आचरण के बारे में, साक्ष्य दिया जा सकता है। आचरण के बारे में इस केस में यह कहा गया कि पत्नी जो है किसी विशेष अवसर पर अगर कोई कार्य उसके पति ने किया है जो किससे संबंधित है, उसके आचरण से संबंधित है, उसने क्या बताया है, इसके लिए तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है पत्नी को, लेकिन उसका आचरण क्या रहा है वो आचरण को वो प्रकट कर सकती है और साक्ष्य के रूप में उसकी स्वीकृति हो सकती है। फैक्ट इसका समझ लीजिए कि अभियुक्त जो था वो अपने पड़ोसी को मार करके उसके घर से गहना चुरा लाया था और हत्या करते समय कुछ खून जो है उसके कपड़े पे लग गया था और वो वहां से हत्या करके अपने घर आता है और भूसे के कमरे में चला जाता है जहां वह स्नान करता है और कपड़े निकाल देता है। तो उसकी पत्नी यह बताती है कि पति आया है और वो उस कमरे में गया, वहां उसने स्नान किया और कपड़े निकाले। तो ये उसके आचरण से संबंधित बात थी। यहाँ पर उसने कुछ कहा नहीं था, कोई कथन नहीं था, लेकिन उसका आचरण था। तो ये जो आचरण था इसका साक्ष्य जो है दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इस आचरण को जो है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सकता है। तो राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी में यही बात कही गई। विशेषाधिकृत संसूचना पर ये एक और हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है कि किस प्रकार के चीजों को प्रकट किया जा सकता है और किसको रोका जा सकता है। तो आचरण के तौर पर जो है साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन कथन के तौर पर नहीं। अगर कुछ कहा गया है तो उसको कहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने पीछे सेक्शन में देखा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो आता है राज्य के कार्यकलाप, धारा 123। धारा 123 राज्य के कार्यकलाप। बेयर प्रोविजन के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित राज्य के कार्यकलापों से अप्रकाशित
शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात ना किया जाएगा। अनुज्ञात न किया जाएगा सिवाय उस विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे निर्धारित करेगा जैसा करना वह ठीक समझे। राज्य के कार्यकलाप से संबंधित धारा 123 पे अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकीय अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, अप्रकाशित हो और शासकीय अभिलेख हो, अगर उससे व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा। अगर कोई अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है तो उससे संबंधित साक्ष्य देने के लिए किसी को भी अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, किसी को अनुमति नहीं होगी कि वह कोई अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों का साक्ष्य दे सके। अर्थात मतलब अगर कोई प्रकाशित अभिलेख नहीं है, कोई शासकीय अभिलेख ऐसा है जो जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है, तो ये जो होता है राज्य के अधीन, राज्य की शासकीय कार्यों में माना जाता है। तो ऐसे में उस कार्य को प्रकाशित करने के लिए जब तक प्रकाशित ना हो तब तक उस अभिलेख का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। अब एक इसका परंतु भी है। परंतु क्या है भाई कि उस विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है, जो उसका मुख्य अधिकारी है, सबसे ऊंचा अधिकारी होगा उस विभाग का, वो अगर ऐसी अनुज्ञा देता है, अगर उसे प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसकी अनुमति देता है या निर्धारित करता है, जैसा भी वह ठीक समझे, अगर वो अनुज्ञा दे या निर्धारित करे तो उस साक्ष्य को, उस अप्रकाशित शासकीय अभिलेख को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन इसका ये कह रहा है कि अगर कोई अप्रकाशित शासकीय अभिलेख है तो उसको साक्ष्य के रूप में नहीं दिया जा सकता है, पहली बात। लेकिन उसी के आगे ये कहा जा रहा है कि अगर उस विभाग का प्रमुख अधिकारी उस बात की अनुज्ञा देता है, यानी इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सिद्धांत। अब जरा इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी 123 को आगे बढ़ाते हुए। ये जो धारा 123 है,
इसको धारा 162 60 अधिनियम की धारा 162 के साथ साथ इसको साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए, साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि धारा 123 को धारा 162 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो अभी हमने धारा 123 देखी, अब आइए धारा 162 देखते हैं वो 162 क्या कह रही है। अगर ये कहा जा रहा है कि दोनों को साथ साथ पढ़ा जाना चाहिए तो धारा 162 को जो है देख लेते हैं वो क्या कह रही है। धारा 162, जब किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है तो चाहे उसे कुछ आपत्ति हो, तो भी उसे दस्तावेज पेश करने के लिए आना चाहिए। और उसकी आपत्ति की बात न्यायालय तय करेगा। यहां देखिए 162 का प्रोविजन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है तो उसे कुछ आपत्ति अगर है उस पर, उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने पर, तो वो दस्तावेज पेश करने के लिए उसको आना चाहिए। लेकिन अगर आपत्ति है तो आपत्ति का निस्तारण न्यायालय करेगा। मान लीजिए अप्रकाशित दस्तावेज को ही न्यायालय ने बुला लिया प्रस्तुत करने के लिए, अगर कोई आपत्ति है उस दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए तो वो न्यायालय के समक्ष कहा जा सकता है कि इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और इसका निर्धारण कि इसे प्रस्तुत किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ये तय करने की जिम्मेदारी न्यायालय की होती है। तो ये धारा 123 को धारा 162 के साथ इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ये विधि धारा 123 जो है हमारी लोक कल्याण सर्वोपरि है। ये जो विधि है हमारी धारा 123 ये लोक कल्याण पर आधारित है, लोक कल्याण सर्वोपरि है। लोक कल्याण सर्वोपरि है। धारा 123 जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोक कल्याण सर्वोपरि है, यानी ये लोक हित की सुरक्षा में, केवल लोक हित की सुरक्षा, लोक हित की सुरक्षा, ये लोक हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 123 का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोक कल्याण की जो भावना है वो सबसे ऊपर है। तो ये जो हमारा आप एग्जाम देंगे कंपटीशन में तो वहां पर भी ये सवाल पूछा जाता है कि लोक कल्याण सर्वोपरि है किस धारा से संबंधित है, तो वो धारा 123, या लोक हित की सुरक्षा की बात कौन करता है तो धारा 123। तो इस प्रकार से विशेषाधिकृत संसूचनाओं के तहत यहां तक हमारा ये पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग
लेक्चर में इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।